अ बिग हाई टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से अब हम स्टार्ट करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया का थर्ड पार्ट। सबसे पहला पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था 1920 में, जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1930 में। दोनों के बीच में 10 साल का गैप है। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, मतलब जो सिर्फ मिडिल क्लास के लोग थे, सिर्फ उन्हीं लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने उसमें से एग्जाम्पल दिए दो लोगों के, जीडी बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर। थर्ड पॉइंट है जिसकी वजह से जो मुस्लिम्स कम्युनिटी थी, जो मोमडन्स थे, उन्होंने नॉन कॉपरेशन में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था। क्यों किया था ये हमने लास्ट वीडियोस में देखा है अपने इसी चैप्टर के पार्ट्स में, कि जो खिलाफत मूवमेंट में वो लोग हार गए थे, जो हमने बात किया था ना, मुस्लिम्स लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। दैट इज वाई दे हैव ज्वाइंड विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और गांधी जी को भी लगता था कि अगर मुस्लिम और हिंदू एक साथ मिल जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसी वजह से इसमें जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मुस्लिम्स ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन दिया। जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड द हिंदू, मतलब इस चीज में मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया ज्यादा। किसमें? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है ग्रोइंग रिलेशन, मतलब आप रिलेशनशिप बोल सकते हो। तो क्या हो रहा था, कांग्रेस पार्टी और हिंदू महासभा के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन बन रहा था, नियरनेस आ रही थी, क्लोजनेस आ रही थी, जिसकी वजह से मुस्लिम्स अपने आप को थोड़ा अलग महसूस करने लग गए। इस वजह से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, ये गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 में। गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, क्यों विड्रॉ कर लिया था? चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से। चौरी चौरा इंसिडेंट क्या हुआ था, ये गोरखपुर में बहुत सारे लोगों में और पुलिस में लड़ाई हो गई थी, तो पुलिस ने ओपन फायर कर दिया था सिर्फ इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के चलते हुए। इसलिए गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था 1922 में, मतलब वो सिर्फ 2 साल चला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1931 में विड्रॉ कर लिया गया था इरविन पैक्ट के द्वारा, जबकि इसको फिर वापस बाद में कंटिन्यू किया गया था। वुमेन डिड नॉट पार्टिसिपेट इन लार्ज स्केल। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लेडीज ने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था, जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लेडीज ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था, और उनको वो जो थी वो मेन फीचर बनी थी इस मूवमेंट की। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में डिड नॉट हैव एनी सच सिंबल। कौन सा सिंबल? जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ना, वो सॉल्ट लॉ, जब हम अभी टॉपिक पढ़ेंगे सॉल्ट मार्च वाला, दांडी मार्च, उस दौरान क्या था, और उसका मेन सेंटर, सिविल डिसोबीडियंस का मेन जो सेंटर था, टॉपिक था, वो सॉल्ट लॉ के द्वारा था। मतलब उन्होंने, काफ़ी सारे लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया था, क्योंकि उसका मेन मोटिव जो था वो किसके अराउंड घूम रहा था? सॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग। वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वजह से वॉज सेंटर्ड अराउंड द डिफेंस ऑफ सॉल्ट लॉज थ्रू आउट द कंट्री। जबकि इधर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ऐसा कोई सिंबल नहीं था कि कोई एक मेन सॉल्ट ले लिया या कोई भी एक चीज़ ले ली जिसके आगे पीछे ये मूवमेंट घूम रहा हो। नॉन कॉपरेशन ऐसा नहीं था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जबकि सॉल्ट लॉ के आसपास घूम रहा था, इसके पीछे ये कारण था क्योंकि गांधी जी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ कनेक्ट करना चाहते थे, और उनको ऐसा लगा कि अगर सॉल्ट लॉ वो एक ऐसा टॉपिक उठा लें तो जो बहुत लोगों को चुभता है, तो हम बहुत सारे लोगों को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बारे में हम आगे बात करेंगे सॉल्ट लॉ वाले में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का है दूसरा, कि जो इनका गोल था ना, वो था स्वराज, मतलब सेल्फ रूल, सिर्फ अपने लिए, कि भाई हम लोगों को जो आपने एकदम डोमिनेट किया हुआ है, हम लोगों को आप आगे नहीं बढ़ने देते हो, आपने साइमन कमीशन में हमें नहीं लिया, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, तो ये इस चीज़ के खिलाफ था ये मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस चीज़ के खिलाफ था?
कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वो फॉरेन रूल के हर एक रूल के खिलाफ था, फॉरेनर्स के, ब्रिटिशर्स के, ठीक है। तो उन्हें पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए थी, मतलब इन्हें भेजना ही है वापस। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक आते आते ऐसा हो गया था। फिर क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में 90,000 लोग जो हैं जेल गए थे, जबकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इतने ज़्यादा लोग जेल नहीं गए थे। 90,000 से 3 गुना कम लोग जो है जेल गए थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गए तो इसमें भी थे, लेकिन इतने नहीं गए थे जितने कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गए थे। ओके, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ही मोर वाइड स्प्रेड इन इट्स जियोग्राफिकल टर्म्स, एक्सटेंट एंड मास पार्टिसिपेशन। अगर हम जोग्राफिकल एक्सटेंट की तरफ से देखें तो सिविल डिसोबीडियंस काफ़ी ज़्यादा जगह फैला और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ में ये चलाया गया, जबकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतने ज़्यादा एरिया में नहीं चलाया गया था। बहुत छोटे छोटे लोग, बहुत मतलब एकदम आम आदमी इसमें पार्टिसिपेट किया था, और इतने ज़्यादा पार्टिसिपेशन भी नहीं था, और इतनी ज़्यादा एरिया भी इसने कवर नहीं किया था नॉन कॉपरेशन ने, ठीक है। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ना, वो शांति से किया गया था, मतलब मच मोर पीसफुल एंड नॉन वायलेंट, शांति वाला मूवमेंट था वो, ज़्यादा शोर हल्ला गुल्ला नहीं किया। जबकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में नॉट दैट पीसफुल, वो इतना शांति वाला नहीं था। अब टॉपिक है सॉल्ट मार्च। तो सॉल्ट मार्च मैंने पहले अभी आपको इससे पहले बताई रही थी कि अभी हम पढ़ते हैं सॉल्ट मार्च के बारे में। सॉल्ट मार्च क्या है बेटा, गांधी जी बिलीव दैट सॉल्ट कुड बी अ पावरफुल सिंबल टू यूनाइट द होल नेशन। एक्चुअली क्या बात थी कि जो ये ब्रिटिशर्स थे ना, इन्होंने सॉल्ट को बनाना खुद के कंट्रोल में ले लिया था कि हम ही बनाएंगे और हम ही बेचेंगे। तो जो इंडियन ऑफिशियल्स थे ना, उनको मना कर दिया था, जो पहले इंडियंस नमक बनाते थे उनको मना कर दिया कि आप लोग अब नमक नहीं बनाओगे, अब हम लोग नमक बनाएंगे और हम ही बेचेंगे। और बेचने के बाद वो लोग जो बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते थे, जिसकी वजह से जो इंडियंस गरीब थे ना, वो नमक नहीं खरीद पाते थे। और ये हम सभी जानते हैं कि नमक के बिना जीवन एकदम व्यर्थ है, नहीं जिया जा सकता, बिकॉज हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी और हम मर जाएंगे। इस वजह से सॉल्ट मार्च में गांधी जी को ये सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम लग रहा था हमारे पूरे कंट्री में, इंडिया में, कि ये सॉल्ट जो है ना, ये एक बहुत अच्छा मुद्दा बन सकता है, जिससे हम अलग अलग जगह के लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, क्योंकि ये प्रॉब्लम पूरे भारत में ही फेस की जा रही थी कि हमें नमक खुद नहीं बनाना है, बल्कि सिर्फ जो लोग ब्रिटिशर्स बेच रहे हैं नमक, उसी को खरीदना है और बहुत ज़्यादा टैक्स के साथ खरीदना है, ठीक है। तो गांधी जी को ऐसा लगा कि सबसे मेन जो मुद्दा है वो आज के टाइम में क्या चल रहा है, सॉल्ट का चल रहा है, तो चलो इसी को हम मुद्दा बनाकर, एक पावरफुल सिंबल बनाकर हम पूरे नेशन को इकट्ठा कर सकते हैं। फिर आती है बात, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लेटर लिखा वाइसरॉय इरविन को, एंड उन्होंने डिमांड किया, वाइसरॉय इरविन जो थे ना, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के मेन बंदे थे, हेड थे, मतलब वहाँ पे जो ये सब चीज़ें हैंडल करते थे, ठीक है, सॉल्ट टैक्स देना और ये सब। तो गांधी जी ने इनको एक लेटर लिखा और उन्होंने इनको बोला कि आप प्लीज़ सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो इन्होंने, तो ऑफ कोर्स ही बात है, इरविन ने बात माननी नहीं थी। फिर क्या हुआ, इन्होंने दांडी मार्च यानी कि सॉल्ट मार्च, दोनों एक ही चीज़ के नाम है, इन्होंने ये स्टार्ट किया 12 मार्च 1930 में, जो कि सबसे पहले 78 वॉलंटियर्स ने इनको ज्वाइन किया था, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये इन्होंने चलना स्टार्ट किया। दे वॉकड फॉर 28 डेज, 28 दिनों के लिए इन्होंने क्या किया, चले, 28 दिन तक ये चले, ताकि ये 240 माइल्स कंप्लीट कर सके। और ये 240 माइल्स कहाँ से कहाँ तक थे, ये थे साबरमती टू दांडी, मतलब अहमदाबाद से लेके अरेबियन सी कोस्ट तक ये लोग चले थे। पहले तो 78 वॉलंटियर्स थे, बल्कि रास्ते में धीरे धीरे जैसे ये जगह क्रॉस करते चले गए, वैसे इन्हें बहुत सारे लोग ऐड करते हुए चलने लग गए, बहुत सारे लोग इनके साथ साथ चलने लग गए। 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी ने, 12 मार्च 1930 में इन्होंने स्टार्ट किया था, और 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी ने एक लॉ को तोड़ दिया, जो ब्रिटिश रूल था कि आप गवर्नमेंट इंडियंस जो हैं वो सॉल्ट नहीं बना सकते हैं,
और हाथ नहीं लगाएंगे सी सॉल्ट को। जबकि इन्होंने क्या किया, गांधी जी ने सेरेमनली वायलेटेड द लॉ बाय टेकिंग अ फिस्ट फुल ऑफ सॉल्ट। इन्होंने क्या किया, ये समुद्र के पास गए, इन्होंने एक मुट्ठी भर के जो ओरिजिनल सॉल्ट था, जो रेत होती है ना समुद्र के पास, उसके अंदर से उन्होंने पूरी रेत को अपने हाथ में लिया और उसमें से नमक निकाला, और तो उन्होंने क्या किया, सॉल्ट बना दिया ना। तो उन्होंने क्या किया, लॉ को वायलेट कर दिया, मतलब ब्रेक कर दिया ब्रिटिश लॉ को। ठीक है, कब किया था उन्होंने, 6 अप्रैल 1930 में, जिसकी वजह से गांधी जी को बाद में जेल भी जाना पड़ा था। वो हम बाद में आगे पढ़ते हैं अभी। सॉल्ट मार्च मार्क द बिगनिंग ऑफ द CDM, मतलब जो सॉल्ट मार्च था ना, वो हम मान सकते हैं कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत थी। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ब्रोक द सॉल्ट लॉ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बहुत सारे लोगों ने सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया, जैसे गांधी जी ने तोड़ा था ना, नमक निकाल लिया था, एक मुट्ठी भर, फिस्ट फुल नमक, मतलब मुट्ठी भर नमक निकाल लिया था, तो उन्होंने लॉ तो तोड़ ही दिया। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगह पे हमारे कंट्री के ये लॉ को तोड़ दिया था। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। नेक्स्ट इज पीपल डिमॉन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्री। जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की सॉल्ट फैक्ट्रीज थी जहाँ पे नमक बनता था, उसके बाहर खड़े होकर लोगों ने, इंडियंस ने डिमॉन्स्ट्रेट दिखाया, क्या दिखाया, इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज, कि हम देखो हम नमक बना रहे हैं, देखो हमने तो रूल तोड़ दिया, बल्ले बल्ले अब तुम क्या करोगे, कर लो जो कर सको, हमने तो रूल तोड़ दिया। अब बेसिकली लोगों ने क्या क्या किया था इस दौरान हमने पढ़ा ही था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फॉरेन क्लोथ वॉज बॉयकॉटेड, पता है ना कि जो फॉरेन कंट्री के जो कपड़े थे उनको छोड़ दिया था, और इनफैक्ट बहुत सारे इकट्ठे करके जला दिए थे। और उसी दौरान पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू। अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जितने फार्मर्स थे उन्होंने मना कर दिया था कि हम आपको रेवेन्यू मतलब टैक्स नहीं देंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो कस्टम ड्यूटी वो लगाते थे वो नहीं देंगे, इनकम टैक्स जो बढ़ा के देते थे वो हम नहीं देंगे। फार्मर्स ने मना कर दिया था। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन, जो गांव में ऑफिसर्स थे जो गवर्नमेंट जॉब भी करते थे, उन सब ने रिजाइन कर दिया था कि हम आपके लिए काम नहीं करेंगे। ट्राइबल पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज। फॉरेस्ट लॉज जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि फॉरेस्ट लॉज कौन से थे, कि आप एंट्री नहीं कर सकते हो फॉरेस्ट में, आप अपनी फॉरेस्ट से कुछ किसी कैटल को खिला नहीं सकते हो, गाय और बछड़ों को खिला नहीं सकते हो, ग्रेज नहीं करा सकते हो, आप फ्रूट्स नहीं खा सकते हो फॉरेस्ट से तोड़कर, आप जंगल से लकड़ियाँ नहीं तोड़ सकते हो। तो ये सब इन्होंने ट्राइबल पीपल ने क्या कर दिया, लॉ को तोड़ दिया था। इन सब चीज़ों की वजह से सॉल्ट मार्च, रानी मार्च मतलब, और ये सब जो ये लोगों ने किया उसकी वजह से ब्रिटिशर्स को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया। यू सी, सबसे पहले उन्होंने द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन टू अरेस्ट द कांग्रेस लीडर्स। कॉलोनियल गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है, जो दूसरी गवर्नमेंट पे राज करती है, जो पावरफुल गवर्नमेंट, डोमिनेटिंग गवर्नमेंट पे राज करती है। तो जो पावरफुल गवर्नमेंट है ना, वो उसको कॉलोनियल गवर्नमेंट बोलते हैं, जैसे इन्होंने हमारे देश में राज किया था। तो इन लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, इन लोगों ने कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट किया। कांग्रेस के लीडर्स कौन कौन थे हम सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू जी, एंड पूरा लिस्ट हमने वीडियोस में देखा था लास्ट वाली। फिर उसके बाद दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस, फिर लड़ाइयाँ होनी, झगड़े होने स्टार्ट हो गए, लिखा ना वायलेंट क्लैशेस, झगड़े होने स्टार्ट हो गए थे। फिर उसके बाद महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड, 1 महीने बाद ही महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और 6 साल की जेल हो गई थी। फिर पीपल बिगेन टू अटैक द सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश। लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया कि जो पुलिस पोस्ट थी, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स थी, लॉ कोर्ट से रेलवे स्टेशन थे ना, उन सबको क्या करना स्टार्ट कर दिया था, अटैक करना स्टार्ट, पत्थर फेंकने लग गए, ये वो बहुत सारी लड़ाइयाँ स्टार्ट कर दी थी इंडियंस ने। फिर इन लोगों के ऊपर पत्थर फेंकने स्टार्ट कर दिए थे, बहुत सा मतलब इन लोगों को तोड़ना, अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब ऑफ कोर्स ही बात है, लोगों को गुस्सा आया, मतलब ब्रिटिशर्स को भी गुस्सा आएगा इस चीज़ पे, तो उनका जो रूल था वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो गया था। उसके बाद उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, इनफैक्ट औरतों को तक मारना स्टार्ट कर दिया था, बच्चों को मारना स्टार्ट कर दिया था। किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस को मारना स्टार्ट कर दिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन वुमेन और इंडियन हम लोगों के भारतीय बच्चों को, भारतीय औरतों को मारना स्टार्ट कर दिया था। कम से कम अबाउट अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट वो बता रहे डिजिट, 1 लाख पीपल वो अरेस्टेड, 1 लाख से ज़्यादा हो सकता है, या 1 लाख जो जितने लोग जो हैं अरेस्ट कर लिए गए थे ड्यूरिंग
सॉल्ट मार्च। नाउ द टॉपिक इज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या हुआ था कि गांधी जी को ऐसा बोला गया, जब गांधी जी को जेल में डाल दिया ना, उसके बाद गांधी जी को बोला गया कि देखो आप ना लंदन आ जाओ और हम लोगों के साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करो। ठीक है, कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, बातें चीतें करते हैं हम लोग, आप जो बोलोगे हम आपका नेगोशिएट कर देंगे, आप जैसा बोलोगे हम वैसा कर देंगे। ठीक है, तो गांधी जी ने बोला कि ठीक है मैं आपके साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे बैठने के लिए तैयार हूँ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होता है, एक राउंड कलर की टेबल होती है, उस पर बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं और आपस में डिस्कशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो गांधी जी ने बोला ठीक है मैं आपके साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में जाके बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए आपको कुछ नेगोशिएशन करना पड़ेगा। बोले हाँ हम कर देंगे। ठीक है, झूठ झूठ बोल दिया उन्होंने। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि दिस बिगेन टू टेक अ वायलेंट टर्न, गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। मतलब जो पीछे वाला मूवमेंट चल रहा था ना, सॉल्ट मार्च वाला, ये बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया था, शोर शराबा वाला हो गया था, लोग मरना चालू हो गए थे। तो इसलिए गांधी जी ने क्या किया, इस मूवमेंट को बंद कर दिया, कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। फिर ही साइंड अ पैक्ट विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931। उन्होंने 1931 मार्च 5 को एक पैक्ट साइन किया था। पैक्ट मतलब एक पेज पे जैसे लिख देते हैं कि हाँ आप जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे, ये आप सारे प्रोमिस लिख देते हैं और फिर नीचे सिग्नेचर कर देते हैं महात्मा गांधी जी ऐसे। तो वो उन्होंने एक पैक्ट साइन किया था, एक प्रॉमिस किया था इरविन के साथ, उसको बोला गया गांधी इरविन पैक्ट। और उस प्रॉमिस में क्या था कि गांधी जी एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन द आरटीसी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठने के लिए गांधी जी तैयार हो गए थे, जो कॉन्फ्रेंस लंदन के अंदर थी। इसके बदले में गवर्नमेंट को एग्री होना था, किस लिए कि आप जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं ना, क्या उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं आपके साथ किस शर्त पे जाऊंगा, कि जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स कौन थे, जितने भी पॉलिटिक्स में लोग हैं और जो जेल में हैं, प्रिजन में हैं, जेल में हैं, उन सबको आप छोड़ दो। ठीक है, तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो उसके बाद गांधी जी जो है लंदन चले गए 1931 में। क्यों चले गए थे, इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने पैक्ट साइन किया था। फिर उसके बाद जो नेगोशिएशन था ना वो तोड़ दिया गया और उन्होंने ब्रिटिशर्स ने गांधी जी की बातें नहीं मानी और फिर वो इंडिया वापस आ गए विद अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। उसके बाद क्या हुआ, जब वो वापस आए उन्होंने देखा कि जितने भी लीडर्स थे ना उनको जेल में डाल दिया गया था और कांग्रेस को जो है वो इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है और ये सारे उल्टे सीधे काम कर रही है, इसलिए ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस को इलीगल बोल दिया था। फिर उसके बाद क्या होता कि गांधी जी को आ गया गुस्सा कि भाई ये देखो इन्होंने तो सब वादे तोड़ दिए। तब इन्होंने कहा कि अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो हम वापस से लॉन्च करेंगे, वापस से चलाएंगे। ठीक है, तो 1934 में जो है वो मूवमेंट जो है वापस चलाया गया, नहीं 1932 में वापस चलाया गया था। ठीक है, लेकिन 1934 तक आने तक ना जो मूवमेंट था वो अपनी मोमेंटम खो चुका था। मोमेंटम मतलब किसी के अंदर कोई एनर्जी नहीं थी, कोई इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहता था, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। क्यों, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये जो गवर्नमेंट है ना ये हमारा सपोर्ट कभी भी नहीं करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और हम कितने ही मूवमेंट्स कर लें हम लोग जो है हार जाएंगे। ठीक है, इसलिए काफ़ी लोगों की हिम्मत हार चुकी थी। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्टिसिपेट ज़्यादा नहीं किया। अब देखते हैं हम कि लोगों का परसेप्शन क्या था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर, लोगों की राय क्या थी। परसेप्शन मतलब क्या राय, आपकी क्या राय है, उनकी क्या राय, ऐसे। तो जो फार्मर्स की अगर हम बात करते हैं तो फार्मर्स ने तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि जब 1931 में ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कर दिया गया था, उससे पहले इन लोगों ने बहुत प्रॉमिसेस किए थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था तब सीडीएम वालों ने, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वालों ने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे कि हम आपका टैक्सेस अबॉलिश करवा देंगे, ये वो, लेकिन एक भी प्रॉमिस क्या हुआ, पूरा नहीं हो पाया। तो जब ये 1932 में ये वापस से रीलॉन्च हुआ तब इसको फार्मर्स ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए थे। ठीक है, और बस उनका तो एक ये वाली मेन मांग थी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हम भैया जो टेनेंट्स थे ना, टेनेंट्स होते हैं किराएदार, तो जो किराएदार थे वो ये कहते थे
कि हम बहुत ज़्यादा किराया नहीं दे सकते हैं, तो हमें किराया देना ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो नॉर्मल रेडिकल मूवमेंट्स होते हैं ना, जो नॉर्मल अपने गलियों में ही थोड़े बहुत लोग मिलके गवर्नमेंट से प्लीज़ प्लीज़ करके, या थोड़े बहुत मूवमेंट्स करके, या थोड़ा मतलब आप समझ रहे हो, जो एक छोटी सी कम्युनिटी बना लेती है, वैसे वैसे मूवमेंट्स उन्होंने कहा हम ज्वाइन करेंगे, हम दूसरे लोगों के ज्वाइन करेंगे मूवमेंट्स, लेकिन हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है। अब क्या था कि कांग्रेस को ना, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं, रिच लैंडलॉर्ड्स जो थे, मतलब जो कांग्रेस थी उसको, रिच जो अमीर लैंडलॉर्ड्स थे उनको एलिनेट नहीं करना था। एलिनेट का मतलब होता है आइसोलेट करना, मतलब किसी को भी अपने, जैसे अगर आप एक बच्चा है उसको अपने परिवार से निकाल दो, तो उसको हमने परिवार से क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया, मतलब अलग कर देना। ठीक है। तो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि हम अमीर लैंडलॉर्ड्स को एलिनेट कर दे। ठीक है। क्योंकि उसमें से कितने अमीर लैंडलॉर्ड्स जो थे वो इंडियंस ही थे, तो अमीर लैंडलॉर्ड्स अगर अलग हो जाते तो कांग्रेस तो अकेली पड़ जाती, और फिर भी उनको सपोर्ट नहीं मिलता ज़्यादा लोगों का, तो उन्हें तो सबका ही देखना पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, सपोर्ट नहीं किया। और रिच लैंडलॉर्ड्स के साथ उन्होंने वो रेंट कम करने की या रेंट ना देने की बात नहीं करी कि भैया गरीब लोग हैं, फार्मर्स हैं, ये रेंट नहीं दे सकते हैं। नहीं, कांग्रेस ने अमीर लोगों से ऐसी बातें नहीं करी, जिसकी वजह से कांग्रेस और जो ये गरीब लोग थे बेचारे, उनका जो रिलेशन था वो ख़राब हो गया, एक तरीके से अनसर्टेन था, कभी ठीक हो जाता था कभी ख़राब हो जाता था, बेसिकली ख़राब ही रहता था, अनसर्टेन था, मतलब नक्की नहीं था, पक्का नहीं था। ठीक है। अब देखो, अगर अभी हम बात करते हैं बिजनेसमैन की, ठीक है, जो लोग व्यापार करते थे, मर्चेंट्स जो थे, तो देखो द इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट कुड ग्रो देयर बिजनेस ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मतलब बिजनेसमैन को तो ज़्यादा इतनी कोई दिक्कत आई नहीं, बल्कि उनका बिजनेस और बढ़ा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उन्हें उनका सामान ज़्यादा बिक रहा था। ठीक है। तो उनका जो है, जो बिजनेस है वो ग्रो हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ऑलराइट। तो उनको इतना ज़्यादा उस वक्त प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन वो अगेंस्ट थे उन कॉलोनियल पॉलिसीज़ के जो उनके बिजनेस की एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्टेड करते थे, रोक देते थे। जैसे कि हमारे यहाँ से जो इम्पोर्ट होगा ना, ब्रिटिशर्स ऐसे बोलते थे कि जो हमारे इंग्लैंड से जो यहाँ पे आएगा वो ही हम लोग यूज़ करें, और वो बहुत ज़्यादा टैक्स देकर हम लोग इंडियंस में वो बेच देते थे। तो उसकी वजह से थोड़ी बिजनेसमैन को प्रॉब्लम आती थी। ठीक है। तो बस उनको, बिजनेसमैन को यही प्रॉब्लम थी कि आपकी कॉलोनियल पॉलिसीज़ जो हैं, जो इंडियन बिजनेस मैन को की एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्टेड करती हैं, रोक देती हैं, वो उन्हें पसंद नहीं थी। ठीक है। तीसरा क्या है कि जो इंडियन इंडस्ट्रियल, अब देखो, अब देखते हैं हमने कांग्रेस ने इनकी क्या क्या हेल्प करी थी। देखो, सबसे पहले 1920 में एक चीज़ बनी थी जिसका नाम था द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। तो एक तो ये बनी थी, ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को हेल्प करने के लिए। दूसरा बना था 1927 में, वो बना था FICCI, विच वॉज फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये सब इंडियन को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था, कांग्रेस ने बनवाया था। ठीक है। तो इन दोनों, इंडियन इंडस्ट्रीज और कमर्शियल कांग्रेस मिलकर बनाया था इन्होंने। तो ठीक है, तो कांग्रेस तो इनका सपोर्ट कर ही रही थी। These were the result of attempts to bring the common business interest on common platform. तो यही, इसी की वजह से जो बिजनेसमैन थे उनका इंटरेस्ट हमें कॉमन प्लेटफॉर्म पे ला सके। ऑलराइट। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, मतलब ये हमें सपोर्ट कर रहे थे, कहने का मतलब यस, किसको सपोर्ट कर रहे थे, रीलॉन्चिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात हो रही है। तो बिजनेसमैन का सपोर्ट कैसा रहा था, ऐसा है ना। तो फिर उसके बाद क्या था, देवर एप्रीहेंसिव ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज एंड ऑफ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंग द यंग मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस। मतलब उनको सिर्फ एक ही टेंशन थी। क्या टेंशन थी? कि जो ये एक्टिविटीज़, जो अपनी कॉलोनियल गवर्नमेंट जो एक्टिविटीज़ कर रही थी ना, सिर्फ उन्हीं की थी कि ये लोग क्या करते थे कि जो इम्पोर्ट हो रहा है वो ही आना चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा बिकना चाहिए इंडिया में, और उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगा होना चाहिए, तो वही ज़्यादा ज़्यादा बिकना चाहिए। तो उनको ये टेंशन हो जाती थी। और ऊपर से उन्हें ये भी था कि सोशलिज्म का, जो कांग्रेस के जो यंग मेंबर्स थे उनको, उनके ऊपर सोशलिज्म का बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता था, मतलब एक दूसरे का बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता था।
पार्टी में यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है। तो ये लोग मतलब यंग मेंबर्स थे ना, तो इस वजह से बिजनेसमैन को थोड़ी बहुत टेंशन हो गई थी, अप्रहेंसिव मतलब वरिंग, टेंशन। ठीक है, तो दे वर वरिड अबाउट दिस कि जो भैया यंग मेंबर्स हैं कांग्रेस में, संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे, सोशलिज्म की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे ये लोग। तो सोशलिज्म का मतलब होता है एन एक्सचेंज शुड बी ओन्ड और रेगुलेटेड बाय द कम्युनिटी एज अ होल, कि जो बहुत ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी है ना, सिर्फ वो ही जो है इन्फ्लुएंस करेगी, वो ही रेगुलेट करेगी, वो उसी की ही सब, उसी का सब कुछ होगा। ठीक है, वो ही बेचेगी मार्केट में सामान। तो बिजनेसमैन को सिर्फ यही डर था कि इसकी वजह से ऐसा ना हो कि जो ये लोग फॉरेनर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, ये तो यंग मेंबर्स हैं, जवान लोग हैं, तो ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस में जो यंग मेंबर्स है वो उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके हम लोगों का नुकसान ना कर दें। बस बिजनेसमैन को ये फ़र्क था, बाकी तो इन लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया था। तो ये है ना, ये अगर हमसे पूछा गया कि बोर्ड में कि बिजनेसमैन का नेशनलिज्म इन इंडिया में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान क्या परसेप्शन था, तो दिस वुड बी द परसेप्शन। अब अगर हम वुमेन की बात करते हैं कि उनका पार्टिसिपेशन कैसा था, तो देखो पार्टिसिपेट जो है ना, औरतों ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में किया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के रीलॉन्च होने के बाद भी। लेकिन उसमें जो है ना, देखो अर्बन एरियाज, शहरों में से तो जो हाई क्लास फैमिली की औरतें होती थी उन्होंने ज्वाइन किया, गाँव में से जो बड़े बड़े अमीर जो फार्मर्स होते थे उनकी फैमिली में से जो लेडीज़ होती थी उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन कांग्रेस ने उनको, वुमेन को, औरतों को कुछ अच्छी पोजीशन नहीं ऑथोराइज करी, और अच्छी क्या पोजीशन ही कोई ऑथोराइज नहीं करी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ चाहिए था कि मतलब समाज में ये नाम फैलना चाहिए कि कांग्रेस में जो है ना औरतें हैं, वुमेन हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं। लेकिन कांग्रेस को सिर्फ एक सिंबल चाहिए था, सिंबल प्रेजेंस ऑफ वुमेन चाहिए था। उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई भी अथॉरिटी, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी नहीं दी वुमेन को। ठीक है, तो दैट वाज द वुमेन्स पार्टिसिपेशन। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की ना कुछ लिमिट्स थी, कुछ सीमाएं थी। देखो कैसी सीमाएं थी कि जो पार्टिसिपेशन ऑफ दलित, दलित कौन से होते हैं, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में जो गिने जाते हैं वो लोग दलित्स होते हैं। तो सबसे पहले ना गांधी जी ने ऐसा बोला कि इस वाले लाइन में कि गांधी जी ने ऐसा बोला कि जब तक दलित को तुम अलग रखते हो अपने आप से, और अपने आप से अलग समझते हो, तब तक तुम पूर्ण स्वराज नहीं पा सकते हो। क्यों? क्योंकि दलित हो या जनरल कैटेगरी में कोई आ रहा है, ये सब हमने ही बनाया है ना रूल्स। ऊपर वाले ने तो कोई किसी को कह के नहीं भेजा कि तुम इस कैटेगरी के और तुम उस कैटेगरी हो, कहीं पे भी कोई भी हमारे पास प्रूफ नहीं है। तो इसीलिए ही गांधी जी ने ऐसे बोला कि सब एक जैसे हैं। ठीक है, तो लेकिन पहले क्या था कि कांग्रेस थी ना, वो दलित्स को इग्नोर करती थी, और वो ऐसा बोलती थी कि अगर हम दलित्स को लेंगे ना तो जितने कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज हैं वो हमसे दूर हो जाएंगे। तो वो उनको एलिनेट नहीं करना चाहते थे, आइसोलेट मतलब अलग नहीं करना चाहते थे। इसीलिए कांग्रेस ने ये बोला कि हम दलित को इग्नोर करेंगे। इसलिए पहले ना कांग्रेस जो है दलित को इग्नोर करती थी, और फिर उसके बाद क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हमने इन्हें लिया तो जो एलिनेट हो जाएंगे, कौन? हाई कास्ट हिंदूज। ठीक है, दूसरा गांधी जी का, बट गांधी जी वॉज ऑफ द व्यू ब्रिंग सोशल रिफॉर्म्स। गांधी जी को क्या चाहिए था? सोशल रिफॉर्म्स चाहिए थे। सोशल रिफॉर्म्स मतलब होता है बेटरमेंट, सुधार। ठीक है, तो उन्हें सुधार चाहिए था ताकि वो दलित्स की जो डिफ़िकल्टी है, जो प्लाइट है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर सकें। और गांधी जी सेड विदाउट रिमूविंग द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी स्वराज कुड नॉट बी अचीव्ड। अगर जब तक आप ये दलित्स का जो ये अनटचेबिलिटी जो है ना, पहले छुआछूत बोलते थे कि हम जो दलित्स लोग होते थे ना उनको जनरल कैटेगरी के लोग छूते नहीं थे, सोच के कि हमें, बेसिकली दलित्स होते हैं जो टॉयलेट क्लीन करते हैं, पहले ऐसे होते थे। ठीक है, पहले दलित्स में वो लोग काउंट होते थे जो लोग टॉयलेट क्लीन करते थे, नॉट एग्जैक्टली सोशल कास्ट एंड सोशल ट्राइब, वो अब भी आगे बने हैं। पहले दलित्स वो लोग कहलाते थे जो लोग टॉयलेट्स क्लीन करते थे और सड़क साफ करते थे और साफ सफाई करते थे। तो लोग क्या सोचते थे कि वो लोग गंदे हैं और हम उन्हें हाथ लगाएंगे तो हमें बीमारी हो जाएगी, इसलिए कोई उनके घर का पानी नहीं पीता था, और लाइक दैट। ठीक है, उनको अलग ही मानते थे। तो गांधी जी ने कहा कि अनटचेबिलिटी को हटाओ, ये छुआछूत की जो तुम्हें वो है
डर है उसको हटाओ। उसके बाद काफ़ी जो दलित के लीडर्स थे, दलित में भी काफ़ी लोग ऐसे थे जो खड़े हुए कि भैया हम लोगों के साथ आप लोग गलत कर रहे हो। तो जो दलित के लीडर्स थे ना, जो मेन हेड खड़े होते थे, उन्होंने बोला कि हमें जो है रिजर्व्ड सीट चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, किसी भी स्कूल में कहीं पे भी हमें रिजर्व्ड सीट चाहिए कि इतनी परसेंट सीट दलित के लिए बुक है ही है। क्योंकि क्या होता था कि जनरल कैटेगरी के लोग सब भर जाते थे वहाँ पे, दलित लोगों को जब दलित लोगों को जगह नहीं मिलती थी, तो इसीलिए दलित के लीडर्स ने क्या डिमांड किया कि आप हमारे लिए रिजर्व कर दो सीट्स, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। और कहाँ पे, एंड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स, कि हम लोग इलेक्शंस में खड़े हो सके भी और हम लोग वोट भी कर सकें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, दलित पार्टिसिपेशन इन सीडीएम वाज लिमिटेड, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो दलित का पार्टिसिपेशन था वो बहुत लिमिटेड था, कम था, ऑलराइट। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे ना, उन्होंने बोला कि जो दलित्स हैं वो डिप्रेस्ड क्लास है, पिछड़ी हुई क्लास है, ठीक है। तो उन्होंने बोला, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन है, और डिप्रेस क्लास एसोसिएशन नाम दे दिया गया था दलित को 1930 में, 1930 में। और फिर क्या हुआ था, जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने गांधी जी से लड़ाई कर ली थी, ठीक है, क्लैश हो गया था कि तुम ये क्या कह रहे हो कि हम गांधी की जो ये दलित हैं इनको हम अलग से सीट दे दें, बुक कर दें, इनके लिए रिजर्व कर दें सीट, ये सब पॉसिबल नहीं है। तो इस इशू पे जो है उन दोनों के बीच में क्लैश हो गया था। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड, मतलब एग्री हो गई थी अम्बेडकर जी से कि ठीक कह रहे हैं आप, उनके लिए हमें कुछ अलग से सेपरेटली बुक करने की ज़रूरत नहीं है, रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं है, तब गांधी जी को बहुत बुरा लगा। और क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट अम्बेडकर के साथ एग्री हो गई थी, इसलिए गांधी जी ने व्रत रखना स्टार्ट किया, फास्ट, मतलब मैं भूखा, अनशन बोलते हैं ना, जैसे कि मैं भूखा रहूँगा जब तक आप मेरी मांगे पूरी नहीं करोगे, मैं कुछ नहीं खाऊंगा भले ही मैं मर जाऊँ। तो उन्होंने फास्ट रखा, अपना स्टार्ट किया। कुछ टाइम बाद अम्बेडकर जी को समझ में आया कि सही बात है, गांधी जी सही कह रहे हैं, और अम्बेडकर जी ने गांधी जी से बोला कि ठीक है हम कुछ करते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, अम्बेडकर जी ने, उन्होंने एक पैक्ट साइन किया कि जिसमें रूल्स लिखे थे कि ठीक है हम लोग, रूल्स मतलब वो कि हाँ ठीक है मैं आपकी सभी बातें मानने को तैयार हूँ, ये हम कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं, और नीचे अपने साइन कर देते हैं, ठीक है। तो उसका क्या हुआ, दिस रिजल्टेड इन साइनिंग ऑफ द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932 में एक पूना पैक्ट जो है साइन हुआ। उस पूना पैक्ट में क्या लिखा हुआ था, इट मेड द प्रोविजन फॉर रिजर्व्ड सीट्स फॉर द डिप्रेस क्लासेस। उसमें ये लिखा था कि जो डिप्रेस क्लास है यानी कि दलित जो हैं उनके लिए सीट रिजर्व हो जाएंगी। कहाँ पे रिजर्व हो जाएंगी, प्रोविजनल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेकिन उसमें सीट तो रिजर्व हो जाएंगी, वो वहाँ पे आके एग्ज़ाम दे सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते, वोटिंग का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया। वोट जो है वो जनरल इलेक्टोरेट ही करेंगे। इलेक्टोरेट कौन होता है, जो वोट करता है, तो जनरल लोग ही वोट कर सकते हैं। दलित लोग, डिप्रेस क्लास के लोग जो उन्होंने नाम दिया था अम्बेडकर जी ने, वो वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। Now if we talk about Muslims participation in civil disobedience movement relaunch, so there was after the declining of the non cooperation movement, खिलाफत मूवमेंट, मतलब एक अभी पता चला था ना, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट एक साथ हो गए थे। गांधी जी चाहते थे और मुस्लिम्स चाहते थे, जो दो ब्रदर्स थे वो चाहते थे कि हम लोग एक हो जाए, हिंदू मुस्लिम, और उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इन ब्रिटिशर्स को भगा देंगे, ठीक है। ये इन्होंने किया था, इसलिए एक मूवमेंट बना था विच वॉज नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। लेकिन क्या हुआ था कि जब ये डिक्लाइन हो गया था, ये विड्रॉ कर लिया गया था गांधी जी से, गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था कि भाई ये मूवमेंट नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं और बहुत वायलेंट हो रहा है ये वाला मूवमेंट। तो उन्होंने, गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था, सिंपल, ठीक है। जब गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया तो क्या हुआ, काफ़ी सारे जो मुस्लिम्स थे वो कांग्रेस में से आइसोलेट हो गए थे, अलग हो गए थे, ठीक है। अब अगर हम मिड-20s की बात करते हैं तो कांग्रेस वॉज मोर विजिबली एसोसिएटेड विद द हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स, मतलब जो 1920s में कांग्रेस सबसे ज़्यादा किसको
अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोले कि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देती थी, तो वो हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप को इम्पोर्टेंस देती थी, हिंदू रिलीजियस ग्रुप्स को, ठीक है। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि हो सकता है कि वो ज़्यादा हों और हो सकता है कि वो ज़्यादा रिच हों, ठीक है, रिलीजियस थे और जो भी था, आई डोंट नो। तो उन्होंने, कांग्रेस हमेशा उनको वैल्यू देता था, किन लोगों को, रिलीजियस लोगों को जो हिंदूज थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ट्राई टू री नेगोशिएट एंड एलियंस। फिर भी कांग्रेस और मुस्लिम्स ने आपस में बात करके री नेगोशिएट करने की कोशिश करी कि चलो अब भी कुछ हो सकता है, अब भी कुछ हो सकता है, अभी भी हम जुड़ सकते हैं, लेकिन वो काम नहीं किया गया, वो काम नहीं चला, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज एन इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग के बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। उनकी इच्छा थी कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट, डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, कि हम लोगों का सेपरेट इलेक्शन होने चाहिए, हम लोग सेपरेट, हम लोग अलग अलग से हम लोग वो करने इलेक्शंस में वोट देंगे, ठीक है, और हमारा अलग से इलेक्शंस होने चाहिए। तो उन्होंने ये डिमांड रखी, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद उनका मन किया कि मैं ये जो डिमांड है उसको छोड़ देता हूँ, तो ही डिड व्हाट ही डिड, ही वॉज विलिंग टू गिव अप। उनका जो ये डिमांड था कि सेपरेट इलेक्शंस होने चाहिए, हम लोग सेपरेट अलग तरीके से हम लोग इलेक्शंस में वोट देंगे, कुछ टाइम बाद उन्होंने वो गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन वो जो बहुत ज़्यादा चाहते थे, वो ये चाहते थे कि हम लोगों को सेंट्रल असेंबली में एक अलग से सीट दी जानी चाहिए, ठीक है। कौन चाहता था? मुस्लिम्स चाहते थे, और उनका मेन जो हेड थे मोहम्मद अली जिन्ना, ये चाहते थे मुस्लिम लीग के, ठीक है। ये चाहते थे कि हम लोगों को क्या मिलना चाहिए, सेपरेट सीट मिलनी चाहिए सेंट्रल असेंबली में। ऑल्सो और क्या चाहते थे वो कि रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस, मतलब जो मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस है, जो मुस्लिम को जहाँ पे डोमिनेट किया जाता है और कम मात्रा में है, वो पंजाब एंड बंगाल में जो उन्हें डोमिनेट किया जाता है, या आप उन्हें अलग, उन्हें अगर आप उन्हें कम्युनिटी गिनते हैं, तो उन लोगों के लिए उनके लिए सपोर्ट मिलना चाहिए। किस चीज़ में सपोर्ट मिलना चाहिए कि वो अपने वो जो उनकी जो पॉपुलेशन है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो रिप्रेजेंट कर सके अपने आप को, ठीक है। वो अपने आप को दिखा सकें, या उनके अंदर क्या पावर है, या वो भी कुछ कम्युनिटीज़ बना सके। तो ऑल्सो द रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटिंग प्रोविंसेस एरियाज पंजाब एंड बंगाल। लेकिन लेकिन क्या हुआ था, 1928 में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, जिसमें MR जयकार जो हिंदू महासभा के बंदे थे, और हिंदू महासभा किसके थे, अगर अभी आपको याद हो, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये थी कांग्रेस में जो इन्वॉल्व थे लोग। तो कांग्रेस वालों ने क्या किया था कि हिंदू महासभा के जो मेन जो बंदे थे MR जयकार, उन्होंने इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना कर दिया। किस चीज़ के लिए? जो मोहम्मद अली जिन्ना ने वो रखा था, अपना प्रपोजल रखा था कि हम ये चाहते हैं कि हमें भी सीट मिले, तो इन्होंने मना कर दिया MR जयकर ने, जिसकी वजह से मुस्लिम्स जो है कांग्रेस में आगे नहीं आए, और फिर उन्होंने वापस पीछे ले लिया कदम कि जब आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो हम आपको सपोर्ट क्यों करें। तो दिस फर्दर एलिनेटेड मुस्लिम्स फ्रॉम कांग्रेस। एलिनेटेड मतलब आइसोलेट, निकल जाना, ठीक है। लुक, अगर अभी हम बात करते हैं द सेंस ऑफ कलेक्टेड बिलोंगिंग की, मतलब सब लोगों ने, देखो इंडियंस में सब लोगों ने साथ मिलकर ही इंडिपेंडेंस पाई है ना। किसी एक का अगर हम बोले कितने लोगों का खून बहा है, कितने लोग मरे हैं, उसके बाद जाके हमें इंडिपेंडेंस मिली है, हमें आज़ादी मिली है। लेकिन अब हम देखते हैं स्टार्टिंग से क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, नेशनलिज्म जो है वो लोगों के बीच में स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ सेम नेशन। तब नेशनलिज्म फैलता है जब सभी लोग मिलकर और एक ही बिलीव सिस्टम रखते हैं और एक ही नेशन को फॉलो करते हैं, और वो ये समझते हैं कि वो सभी एक ही नेशन के इंसान है। नेशनलिज्म का मतलब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर के वीडियो का।
जब व्हेन दे डिस्कवर सम यूनिटी दैट बाइंड्स देम टुगेदर। कब नेशनलिज्म आता है? जब उन्हें ये समझ में आता है कि वो एक साथ हैं तभी नेशन है, वो एक साथ नहीं है तो नेशन एक साथ नहीं है। द यूनाइटेड स्ट्रगल ऑफ फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए सभी का एक जैसा ही स्ट्रगल था, जिसने की हेल्प किया क्या बनाने में, कलेक्टिव बिलोंगिंग बनाने में, सबको एक साथ जोड़ने में और एक जैसा बनाने में। अगर हम इमेजेस की बात करें तो नेशन जो है इमेजेस में कैसे दिखाई देता है? जैसे हमारी भारत माता है ना, तो द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, जो नेशन की, हमारे नेशन की जो पहचान है, वो कोई भी नेशन की जब भी किसी भी नेशन की कोई पहचान होती है, वो ज़्यादातर किसी सिंबल की तरीके से हम उसे दिखाते हैं। कोई सिंबल हम लोग कर लेते हैं, जैसे लोटस का सिंबल ले लो या फिर लिली का, कुछ ना कुछ कोई भी हम सिंबल ले लेते हैं। अशोका ने हमने अशोका का भी लिया हुआ है ना, जैसे कॉइन के पीछे अशोका बना हुआ आता है, 3 शेर वाली जो मूर्ति है। तो हर एक सिंबल के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। ऐसे ही अगर हम लोग अपने नेशन की बात करें, जैसे तो विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन, तो इसलिए हमें कोई सिंबल चाहिए होता है जिसकी हेल्प से हम अपने नेशन को पहचान सकें, आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारा नेशन कैसा है। ठीक है, तो अभी If I talk about the image of Bharat Mata was the pictorial representation of the motherland। हमारी जो मदरलैंड है, जो मातृभूमि है, उसकी सबसे अच्छी जो इमेज है वो है हमारी भारत माता की। ठीक है, और जो हम सबको को पता ही है कि भारत का नक्शा जो है वो एक माता के रूप में है, कि माता खड़ी हुई है इस तरीके से, भारत माता, धरती माता। वंदे मातरम जो है, अब मतलब ये सब लोगों ने किया था जिससे कि सभी पूरे सारा नेशन एक साथ एकजुट हो सका। उसमें लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव थे, अलग अलग चीज़ें थी। किसी ने भारत माता का रूप दिया उन्हें, किसी ने किसी चीज़ का रूप दिया, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब जैसे नेशनल सॉन्ग लिखा गया था वंदे मातरम, किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 में। ठीक है, कब लिखा था? जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था ना, बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट वो कर रहे थे, तो मूवमेंट करते करते उन्होंने ये सॉन्ग गाया था और लिखा भी था। अच्छा, अब देखो अगर फॉकलोर्स, तो कितने नेशनलिस्ट लीडर्स थे जो नेशन के लिए लड़ रहे थे उस वक्त, जिन्होंने ये सोचा कि अगर हम कहानियों के द्वारा लोगों में फैलाएं कि कैसे लोग अत्याचार झेल रहे हैं ब्रिटिशर्स का, तो हो सकता है कि लोग जागरूक हो जाएं। तो काफ़ी कहानियाँ भी बनाई गई, और काफ़ी बनाई क्या गई, रियल कहानियाँ भी थी, कुछ कुछ अपने फॉक टेल्स तो ये होती हैं कि अपनी कहानियाँ बना बना के उन्होंने सब जगह स्प्रेड कर दी, मतलब फैला दी। फिर है नेशनल फ्लैग। सबसे पहले जो नेशनल फ्लैग बना था ना, वो 3 कलर का बना था, विच वॉज रेड, ग्रीन एंड येलो। ठीक है, जो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे बनाया गया था और यूज़ हुआ था। उसमें 8 लोटस बनाए गए थे, 8 लोटस, जो कि ब्रिटिश इंडिया के 8 जगहों को, प्रोविंसेस को, एरियाज को दिखाता था। ठीक है, फिर और उसमें क्या था? क्रेसेंट मून था पहले फ्लैग पे, कॉर्नर में एक मून बना दिया था, चांद बना दिया था, जो रिप्रेजेंट करता था कि हिंदू और मुस्लिम साथ साथ हैं। गांधी जी ने फिर वापस से डिज़ाइन किया था एक स्वराज फ्लैग, जो 1921 में उन्होंने डिज़ाइन किया था, जो था रेड, ग्रीन, वाइट कलर का, जिसके बीच में स्पिनिंग व्हील था, यानी कि चक्र था, जिससे कपड़े बनते थे ना पहले, वो वाला चक्र था बीच में। री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, काफ़ी इंडियंस ने ऐसा सोचा कि हम ब्रिटिशर्स ने जो हम लोगों को हिस्ट्री दी है, अगर हम अपने बच्चों को हम लोग वही हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे तो हम इतना प्राउड फील नहीं करेंगे। इसलिए उन लोगों ने ऐसा सोचा कि हमें हिस्ट्री इंडियंस को खुद लिखनी चाहिए, जो हमने ऑलरेडी रियल में हमारा इंडियन जैसा था। काफ़ी चीज़ें उसमें से छुपा दी गई ब्रिटिशर्स ने, तो हमें फिर से वो हिस्ट्री लिखनी चाहिए, और उसमें ऐसी चीज़ें लिखनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे को अपना पास्ट पढ़ने के बाद प्राउड फील हो, मतलब एकदम प्राउड हो कि हमारी हिस्ट्री है ये। सिर्फ यही कि हम लोग ब्रिटिशर्स से डोमिनेट हो गए थे, और ब्रिटिशर्स ने भी हम ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी उन्होंने हिस्ट्री लिखी थी कि अच्छा आपके ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, उसमें से काफ़ी चीज़ें उन्होंने नेगेटिव डाल दी, पॉजिटिव निकाल दी। तो उन्होंने बोला री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री कि भैया काफ़ी जगह जो अच्छी बातें हैं वो तो लिखी ही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमें दोबारा हिस्ट्री लिखनी है, जो रियल हिस्ट्री थी हमारी वो लिखनी है, सो दैट वी पीपल कैन फील प्राउड ऑफ आर हिस्ट्री. So guys, thank you for watching my video.
सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।